नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान की भविष्य की होने वाली हाई वोल्टेज बढ़ती ईओआरओ की क्लासेज। यद्यपि ईओआरओ के संबंध में मेरी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं जो कि अध्याय 1 से संबंधित थी। ईओआरओ के अंतर्गत जो सिलेबस लगाया हुआ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, उस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय हैं और इन 17 अध्यायों में 344 धाराएं हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत 17 अध्याय हैं और इन 17 अध्यायों में 344 धाराएं हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ये सभी 17 अध्याय नहीं है। मेरी पिछली जो क्लास थी उसमें जो 2-3 क्लास हुई हैं पिछली, तो उनमें ये बता दिया गया है कि कौन कौन से अध्याय हमारे सिलेबस में लग रहे हैं। तो जो अध्याय हमारे सिलेबस में लगा रखे हैं उन अध्यायों से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं हमको वो पढ़नी है। यद्यपि अध्याय 1 हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर हमने 2 क्लास पहले ली हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार की परिभाषाएं या टर्मिनोलॉजी है कि जब तक उस पर आपका कमांड नहीं आएगा आप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं आगे। तो जो पिछली 2-3 क्लास हुई हैं वो यद्यपि सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी था। लेकिन आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बाकायदा हमारे सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज से स्टडी स्टार्ट है। तो अध्याय 2 यहाँ पे गौर करें। देखो, हेडिंग या थंबनेल में क्लियर कट लिखा हुआ है ईओआरओ एग्जाम 2026-27 अध्याय 2। और अध्याय 2 की ये क्लास पहली है। अध्याय 2 जो है उसमें धारा 3 से 50 तक है। कितनी धाराएं हैं? 3 से 50। तो जो आज की क्लास होगी उसमें धारा 3 से 10 तक हम पढ़ेंगे। अकेला अध्याय 2 कम से कम 4 से 5 क्लास में खत्म होगा। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं धारा 3 से लेकर 10 तक। अध्याय 2 में जो धारा 3 से लेकर 10 तक क्या लिखा हुआ है, इसमें कितनी धाराएं हैं टोटल? 3 से लेकर 50 तक हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में 344 कुल धाराएं हैं, जिनमें से अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 50 तक की धाराओं का प्रावधान है। अब ये जो पूरा अध्याय 2 है ये कम से कम 4-5 क्लास में आएगा, तो जिसमें से आज जो पहली क्लास है उसमें हम केवल धारा 3 से लेकर धारा 10 के बीच की स्टडी करते हैं। चलिए, देखिए, धारा 3 नगर पालिकाओं का परिसीमन। इससे पहले ये 50 जो लास्ट में लिखा हुआ है कार्य संभालना, तो मैंने जो 3 से लेकर 50 जितनी भी धाराएं हैं उनको एक बार लिख दिया गया है रिवीजन के लिए। विद्यार्थियों के लिए धारा 3 से लेकर 50 तक जितनी भी धाराएं हैं उनकी जो हेडलाइन है वो एक साथ लिख दी गई है। इसके बाद प्रत्येक धारा की डिटेल खोली गई है और उस डिटेल को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जब आप ये नोट्स प्राप्त करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का नाम भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ऐप का नाम भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और यूट्यूब चैनल भी कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो टेलीग्राम से आपको मटेरियल मिलेगा प्रिंटेड, यूट्यूब से आपको क्लासेज मिलेंगी और ऐप से सब कुछ मिलेगा। चलिए यहां देखते हैं। तो धारा 3 अध्याय 2 में धारा 3 नगर पालिकाओं का परिसीमन। अध्याय 2 कहां से कहां तक है? धारा 3 से 50 तक। इन धाराओं का प्रावधान अध्याय 2 में है। अब यहां पर धारा 3 देखते हैं। तो धारा 3 में क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। तो सवाल डायरेक्ट जाएगा, नगर पालिकाओं के परिसीमन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 3, धारा 4, धारा 2, धारा 5। तो क्या आंसर आएगा? धारा 3। तो धारा 3 में नगर पालिकाओं के परिसीमन का प्रावधान है। अब नगर पालिकाओं का परिसीमन किस तरीके से होता है, ये जो आरेखी चित्र आपके सामने लिख रखा है, इसको मैं पहले एक बार धारा 3 को डिटेल से पढ़ा देता हूं, फिर इसको आपको समझाऊंगा। देखो, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकेगी, नगरपालिका में शामिल कर सकेगी, नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी, नगरपालिका की सीमाओं में
परिवर्तन कर सकेगी। ये परिसीमन है। तो यहां पे देखिए परिसीमन करने का कार्य कौन कर रहा है? राज्य सरकार। तो पहला सवाल तो यहीं टिक गया। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राजपत्र जिसको इंग्लिश में गजट बोलते हैं, अधिसूचना जिसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं, राजस्थान राजभवन जो कि राज्यपाल का ऑफिस है, वहां से राजपत्र या गजट निकलता है और उस गजट या राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित होती हैं। उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, जो भी आदेश दिए जाते हैं, अगर उस गजट नोटिफिकेशन में वो आ जाते हैं तो वो एक पुख्ता प्रूफ होता है और बिल्कुल फिर वो उसको प्रूफ के रूप में माना जाता है। तो जो भी राज्य सरकार निर्णय लेती है, अधिनियम बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, कोई भी आदेश जारी करती है, तो वो गजट के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो जो नगर पालिकाओं के परिसीमन के संबंध में राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है वो कहां से निकलेगा? राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, नगर पालिकाओं के परिसीमन का प्रावधान, नगर पालिकाओं के परिसीमन का प्रावधान कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार ये जो परिसीमन करती है इसको किस में जारी करती है? राजपत्र में जारी करती है, अधिसूचना के द्वारा। अब उस परिसीमन में क्या होता है देखिए, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, अब स्थानीय शब्द अगर आपके सामने आता है तो संविधान में स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन किसको कहा जाता है? पंचायती राज को और नगरीय निकायों को। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन शब्द दो चीजों के लिए प्रयोग किया गया है, एक तो पंचायती राज और एक नगरीय निकाय। ठीक है। अब ये जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है ये नगरीय निकायों को संबंधित है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी किसी स्थानीय क्षेत्र को, मतलब किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र को या पंचायती राज से संबंधित किसी क्षेत्र को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या घोषित कर सकेगी? नगरपालिका। मतलब पहले वो ग्राम पंचायत है, फिर उसको राज्य सरकार ने क्या डिक्लेयर कर दिया? नगरपालिका। तो नगरपालिका घोषित कौन होगा? जो पहले पंचायती राज का क्षेत्र होगा, पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र होगा, उसको राज्य सरकार नगरपालिका घोषित कर सकेगी। दूसरा पॉइंट, नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। यहां पे गौर करिए, मान लो कोई ग्राम पंचायत है, इस पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को नगरपालिका बना देना। नगरपालिका घोषित कर सकेगी। घोषित का मतलब है पहले वो ग्राम पंचायत है, अब उसको क्या घोषित कर दिया गया है? नगरपालिका। दूसरा पॉइंट है, नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। यहां पे गौर करें, मान लो ए नगरपालिका है पहले से ही और बी एक ग्राम पंचायत है, ये नगरपालिका है पहले से ही और बी एक ग्राम पंचायत है, तो बी ग्राम पंचायत को ए नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। तो अब ए नगरपालिका का आकार इस तरीके से हो जाएगा, नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। पहले से कोई नगरपालिका है उसमें किसी पंचायती राज के क्षेत्र को शामिल कर देना। नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी। मान लो ये कोई नगरपालिका है, इसका ये वाला क्षेत्र जो कि बी क्षेत्र है, ये नगरपालिका से हटा दिया गया है, इसको अपवर्जित बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र को, नगरपालिका के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका से हटाया जा सकता है, इस परिसीमन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। किसी स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जा सकता है, किसी नगरपालिका में किसी ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, किसी नगरपालिका क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। और अगला पॉइंट, नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। कोई नगरपालिका क्षेत्र है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन। सीमाओं में परिवर्तन का मतलब है कि अब ये वाले क्षेत्र इस नगरपालिका में आएंगे और ये वाले क्षेत्र यहां से हटाए जाते हैं, या एक नगरपालिका के दो पार्ट किए जाते हैं, ये पार्ट ए हो जाएगा और ये पार्ट बी हो जाएगा। मान लो ये एक नगरपालिका है ए, इसका नाम है, अब इसके दो पार्ट कर दिए, ये ए हो गई और नई वाली बी बन गई।
तो इसकी सीमाओं में परिवर्तन हो गया। तो परिसीमन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे 4 सवाल हैं। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकेगी। तो परिसीमन करने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार करती है। परिसीमन की जो राज्य सरकार आदेश जारी करता है वो किस में जारी किया जाता है? राजपत्र में जारी किया जाता है। ठीक है, अधिसूचना के द्वारा नगरपालिका घोषित कर सकेगी, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। घोषित करना मतलब पहले से ग्राम पंचायत है उसको पूरी की पूरी को नगरपालिका डिक्लेयर कर देना। नगरपालिका में शामिल, शामिल का मतलब है पहले से कोई नगरपालिका है और किसी ग्रामीण क्षेत्र को उसमें शामिल किया जा रहा है। नगरपालिका से अपवर्जित, अपवर्जित का मतलब है पहले कोई नगरपालिका है और उसका कोई हिस्सा उस नगरपालिका से हटाया जा रहा है। और नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन का मतलब है पहले से कोई नगरपालिका है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नगरपालिका के किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डिक्लेयर कर दिया और वहां पर किसी न्यास का गठन कर दिया। मतलब सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिसीमन के अंतर्गत ही आता है। तो परिसीमन की प्रक्रिया में ये चीजें शामिल हैं। और परिसीमन का कार्य कौन करती है? राज्य सरकार करती है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए या नगरपालिका में शामिल किया जाए। अब यहां देखिए, अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है उसको नगरपालिका घोषित किया जाए, मतलब पूरे के पूरे क्षेत्र को या तो नगरपालिका घोषित किया जाए या नगरपालिका में शामिल किया जाए। मतलब पहले ये क्षेत्र ग्रामीण है, इस ग्रामीण क्षेत्र को या ग्राम पंचायत को पूरी की पूरी नए रूप में नगरपालिका बना दो उसी को ही, या उस ग्रामीण क्षेत्र को या उस ग्राम पंचायत को किसी ऑलरेडी पहले से बनी हुई नगरपालिका में शामिल कर दो। तो उस ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति जो कि नई नगरपालिका में शामिल होंगे, अब उनका भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए ना नगरपालिका में। तो जिस दिन ऐसी अधिसूचना जारी होगी उससे 6 माह के अंदर, कितने दिन के अंतर्गत? 6 माह के अंदर उनके चुनाव हो जाने चाहिए। उनके प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उनके प्रतिनिधि बना लिए जाने चाहिए। सरल भाषा में समझ लो, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए या नगरपालिका में शामिल किया जाए तो नियत तिथि से अगले 6 माह के अंतर्गत उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा अपने सदस्यों का चुनाव कर लिया जाएगा। कितने दिन के अंतर्गत? ये पेपर में आता है, घोषित होने के 6 माह के अंदर। ठीक है। स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अगर अपवर्जित किया जाता है, मान लो ये कोई नगरपालिका है उसमें से ये क्षेत्र हटा दिया गया, तो इस क्षेत्र में पहले मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्य थे जो उस नगरपालिका के अंतर्गत वार्डों के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए जो सदस्य थे जो कि उस पूरी नगरपालिका में बैठते थे। अब ये क्षेत्र जब नगरपालिका रहा ही नहीं तो इस क्षेत्र से जितने भी सदस्य आते थे वो सदस्य हटा दिए जाएंगे। इस क्षेत्र में स्थित वार्डों से जितने भी सदस्य नगरपालिका में बैठते थे वो सारे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब ये क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहा। स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित किया जाए मतलब हटाया जाए तो इस क्षेत्र के नगरपालिका के सदस्य भी नगरपालिका से हटा दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, किसी एक नगरपालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगरपालिका में शामिल करके या एक नगरपालिका को 2 या अधिक नगरपालिका में विभाजित करके परिवर्तित किया जाए। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये कोई नगरपालिका है, किसी एक नगरपालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगरपालिका में शामिल करके या एक नगरपालिका को 2 या अधिक नगरपालिका में विभाजित करके परिवर्तित किया जाए। मान लो ये नगरपालिका है ए और ये है बी। अब गौर करें, एक नगरपालिका की सीमाओं को दूसरी नगरपालिका में शामिल करके ये बी और ए अब एक हो गए, ये बी मिल गई ए में। मान लो ये है गोविंदगढ़ नगरपालिका और ये है रामगढ़। अब इन दोनों का नाम रामगढ़ नगरपालिका रख दिया गया, रामगढ़ नगरपालिका रख दिया गया। तो इस नगरपालिका के जो पहले अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे या सदस्य थे, ये सारे के सारे
इस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ये है पॉइंट की बात। यहां गौर करो, किसी एक नगर पालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल करके या एक नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिका में विभाजित करके परिवर्तित किया जाए। तो पहली कंडीशन तो ये है, या से पहले वाली, किसी एक नगर पालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए। मान लो गोविंदगढ़ को रामगढ़ में ही शामिल कर दिया, तो रामगढ़ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तो ऑलरेडी हैं, लेकिन गोविंदगढ़ के भी तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे पहले, शामिल करने से पहले। लेकिन जब वो गोविंदगढ़ को रामगढ़ में शामिल किया जाएगा, तो जो गोविंदगढ़ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे, इस पूरी नगर पालिका, अब इसका नाम तो रामगढ़ ही रह गया, बड़ी वाली के नाम पे ही आएगा, उसमें क्या हैसियत धारण करेंगे? सदस्य की। ये तो है कंडीशन इससे पहले वाली। अब दूसरी कंडीशन आई, या एक नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाए। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी? ये है, ये नगर पालिका ए है और इसका नाम है रामगढ़। अब इसको यहां से विभाजित किया गया और ये दूसरी वाली बना दी, क्या नाम बना दिया? गोविंदगढ़। समझ गए? तो इस क्षेत्र के जो पहले सदस्य रामगढ़ के अंतर्गत सदस्य थे, अब वो नए नाम की नगर पालिका में शामिल हो जाएंगे और नया नाम कौन सा बनेगा? गोविंदगढ़। और इसका जो क्षेत्र है, इसमें जितने वार्ड आ रहे हैं वो रामगढ़ में ही रहेंगे, और जो अलग वार्ड किए जाएंगे और उसको नाम अलग दिया जाएगा नगर पालिका का, मान लो गोविंदगढ़ दिया गया, तो इस क्षेत्र में जितने भी वार्ड आ रहे हैं वो उस वार्डों के जितने भी सदस्य हैं वो कौन सी नगर पालिका के सदस्य मान लिए जाएंगे? गोविंदगढ़ के। तो सरल भाषा में जाने, इसको दोबारा पढ़िए। किसी एक नगर पालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगर पालिका में अगर शामिल कर दिया जाता है, पहला वाला पार्ट, बी को ए में शामिल कर दिया, तो बी के जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो ए में क्या हैसियत धारण करेंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत धारण नहीं करेंगे, सदस्य की हैसियत धारण करेंगे। कब तक के लिए? जब तक उस नगर पालिका का कार्यकाल शेष है। जैसे मान लो चुनाव हुआ, चुनाव के 2 वर्ष बाद इसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त करके इसको इसमें शामिल कर दिया गया, तो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नई जो नगर पालिका जिसमें शामिल किया जा रहा है उसमें सदस्य की हैसियत धारण करेंगे। लेकिन ये दूसरी कंडीशन अलग है, यहां पर ऑलरेडी एक नगर पालिका को 2 पार्टों में बांटा जा रहा है, तो जो नई गठित नगर पालिका होगी उस नगर पालिका के क्षेत्र में जितने वार्ड थे उन सभी वार्डों के सदस्य उस दूसरी नवगठित नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे और उसका नया नाम हो जाएगा। ये 4 कंडीशन है, 3 कंडीशन है ये। ठीक है, आगे देखिए। कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे तब राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र अगर कोई नगर पालिका ना रहे, जैसे मान लो ए एक स्थानीय क्षेत्र है जो पहले नगर पालिका था, अब इसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, तो फिर राज्य सरकार आदेश द्वारा यह अधिसूचना जारी करेगी कि अब इस ए क्षेत्र को नगर पालिका ना समझा जाए, इसके नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो गया है। अब जो ये चारों कंडीशन हमने पढ़ी है ना, ABCD, इनका प्रभाव क्या रहेगा? जो मैंने आपको समझा दिया वो ये है। पहली जो कंडीशन थी, सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर भीतर कर लिया जाना चाहिए। 6 माह के भीतर भीतर कब कर लिया जाना चाहिए? अब इस कंडीशन में पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या नगर पालिका में शामिल किया जाए तो वह क्षेत्र जो नगर पालिका घोषित हुआ है, या तो पहले पूरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका घोषित हुआ तो उसके सदस्यों का नगर पालिका के रूप में 6 माह में चुनाव, या उस क्षेत्र को पहले से ही बने किसी नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है तो उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा अपने सदस्यों को चुनने वाला चुनाव कितने दिन के अंतर्गत हो जाएगा? 6 माह के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन, स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, मतलब नगर पालिका से हटाया जाए, तो फिर हटाया जाए तो फिर क्या होगा? दूसरी कंडीशन देखो ये रही, नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्रों के सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये नगर पालिका है, नगर पालिका ए, अब इस क्षेत्र को नगर पालिका से हटा दिया गया,
लेकिन इस क्षेत्र में मान लो 15 वार्ड थे, इसमें टोटल 16 वार्ड थे। अब इसमें बचे 13 वार्ड, और ये 3 वार्ड वाला जो क्षेत्र है इसको नगर पालिका से हटा दिया, तो ये 3 जो सदस्य थे ना, अब वो हट जाएंगे नगर पालिका से। ये है इसका मतलब, नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्रों के सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और ये वो तीसरी कंडीशन है जो अभी आपको समझाई गई है। यहां देखिए तीसरा पॉइंट, किसी एक नगर पालिका की सीमाओं को किसी दूसरी नगर पालिका में शामिल करके या एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिका में विभाजित करके अगर परिवर्तन किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। यहां देखिए तीसरे पॉइंट पे, यदि किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो अवधि समाप्ति तक, अवधि समाप्ति का मतलब है कि जैसे मान लो 5 वर्ष नगर पालिका की अवधि है, चुनाव के बाद ए नगर पालिका बनी और बी नगर पालिका बनी। अब बी वाली नगर पालिका का 2 साल बाद दर्जा खत्म कर दिया और उसको ए में ही मिला दिया, तो अब कितना समय बचा, 3 साल बचे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यदि किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो अवधि समाप्ति तक, मतलब जो शेष बच रहा है 3 साल, तब तक मिलाई गई नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के क्या समझे जाएंगे, सदस्य समझे जाएंगे। और कोई नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिकाओं में अगर विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगर पालिकाओं के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ये वही कंडीशन थी कि मान लो ये एक नगर पालिका है ए और ये एक नगर पालिका है बी। ठीक है, 2 वर्ष बाद बी का दर्जा समाप्त कर दिया अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने, और बी को ए में ही शामिल कर दिया। तो इस वाले क्षेत्र के जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे वो नगर पालिका ए में क्या हैसियत धारण करेंगे, सदस्य की। एक तो ये समझना है। दूसरा क्या समझना है, अगर ये मान लो एक नगर पालिका ए, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक ए हो गई और एक बी हो गई, तो ए जो नगर पालिका है, ए नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं। लेकिन मान लो बी नगर पालिका बनी तो इसमें से कुछ सदस्य इधर चले गए, कुछ सदस्य इधर चले गए, तो फिर उनके साथ क्या होगा, और कोई नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगर पालिकाओं के क्षेत्र का, मतलब इस क्षेत्र का जो नया नगर पालिका क्षेत्र बना है, प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। मतलब इस नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, पहले वाली के नहीं रहेंगे। ये सिंपल पॉइंट है। और चौथी कंडीशन क्या थी, अगर किसी नगर पालिका का पूरी की पूरी का ही नगर पालिका के रूप में दर्जा समाप्त कर दिया राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके, तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो ये नगर पालिका है ए, अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसके नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया, तो जब नगर पालिका का दर्जा ही समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा, फिर चौथी कंडीशन, नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। अब वो नगर पालिका रहेगी ही नहीं। अगर उसका दर्जा समाप्त कर दिया नगर पालिका का अधिसूचना जारी करके, तो फिर वो नगर पालिका नहीं रहेगी। ये है भाई आपका प्रावधान। अब नियत दिवस क्या होता है, वह दिवस जिससे ए से डी तक किसी में भी कोई परिवर्तन होता है। सरल भाषा में समझ लो, नियत दिवस का मतलब यह है कि वह दिन जिस दिन इस प्रकार की अधिसूचना या आदेश जारी होता है, उससे लेके आगे तक जितनी अवधि होती है कि भाई 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, या तब से लेके जितनी भी अवधि शेष रह रही है तब तक, उसको नियत दिवस बोला जाता है। ठीक है, उपयुक्त प्रकार से गठित नगर पालिकाओं का यह कर्तव्य होगा। अब दूसरा प्रावधान क्या है, देखो धारा 3 के अंतर्गत अभी हम नगर पालिकाओं का परिसीमन ही पढ़ रहे हैं। अब परिसीमन में क्या है कि उनके क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, कोई ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर दिया, या नगर पालिका में से कोई क्षेत्र को हटा दिया, या किसी एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो गया, या किसी एक नगर पालिका को 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित कर दिया गया, तो ये सारा कार्य नगर पालिकाओं का परिसीमन कहलाता है। और ये परिसीमन का कार्य धारा 3 के अंतर्गत चलता है। अब देखो इसमें फिर और क्या प्रावधान है, उपयुक्त प्रकार से गठित नगर पालिकाओं का यह कर्तव्य होगा कि अपने खर्चे पर
गठित नगर पालिकाओं का, मान लो परिसीमन के बाद किसी एक नगर पालिका से टूट के कोई दूसरी नगर पालिका बन रही है, तो जो नई बनने वाली नगर पालिका है उसका क्या है, नगर पालिका का यह कर्तव्य, नवगठित नगर पालिका का यह कर्तव्य है कि वह अपने खर्चे पर कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, तो यह की पॉइंट है यहां पे, कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नगर पालिका की सीमाओं, उसका सीमा चिन्ह आदि का अनुमोदन करवाएगी। आदि का क्या करवाएगी, अनुमोदन करवाएगी। तथा अपने खर्चे पर, नवगठित नगर पालिका अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाए और तत्पश्चात अनुरक्षित करे। इसको सरल भाषा में समझो, मान लो ये एक नगर पालिका है, इसमें से ये नगर पालिका टूटी और नई बन गई बी नगर पालिका, तो बी नगर पालिका का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नगर पालिका की सीमा, नगर पालिका की सीमाओं और सीमा चिन्ह आदि का अनुमोदन करवाएगी। बी नगर पालिका अपने खर्चे पर अपनी नगर पालिका क्षेत्र की सीमा का और अपने सीमा चिन्ह का, मोहर का आदि का अनुमोदन करवाएगी। किससे अनुमोदन करवाएगी, उस जिले के जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। वह नगर पालिका जिस जिले के अंतर्गत आती है उस जिले का जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होता है उसके द्वारा वह नवगठित नगर पालिका अपने नए बने हुए सीमा क्षेत्र, उसके अलावा सीमा चिन्ह, मोहर आदि का अनुमोदन करवाएगी, क्योंकि वो अनुमोदन होने के बाद ही वह अथॉरिटी या प्राधिकार या सत्ता प्राप्त करती है नई नगर पालिका के रूप में। तो यहां पे एग्जामिनर ये सवाल डाल देगा कि नवगठित नगर पालिका की सीमा, सीमा चिन्ह और उसकी मोहर का अनुमोदन कौन करता है। चार ऑप्शन आएंगे, उस नगर पालिका का अध्यक्ष, पहली वाली नगर पालिका का अध्यक्ष, राज्य सरकार, और चौथा ऑप्शन होगा कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। तो एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट आपको साफ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, हम धारा 3 के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तब उसमें स्थापित नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी। ठीक है भाई, जब नगर पालिका रहेगा ही नहीं तो उसमें नगर पालिका क्या हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएगी। तथा नगर पालिका निधि का अतिशेष, यहां पर गौर करना, अब नगर पालिका समाप्त हो गई लेकिन नगर पालिका निधि का अतिशेष बच रहा है, फंड बच रहा है, अन्य संपत्ति, उस नगर पालिका की अन्य संपत्ति और प्रभार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। यहां पे गौर करो, एक सवाल तो टिक गया, अगर किसी स्थानीय क्षेत्र का नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो गया तो नगर पालिका निधि का जो अतिशेष, एक तो वो, एक उस नगर पालिका के किसी भी प्रकार की संपत्ति और उसका प्रभार कहां चला जाएगा भाई, राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। ये पॉइंट पकड़िए। और यदि उनके आगम, आगम का मतलब बची हुई राशि हो, तो उसको राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। यहां पे 2 पॉइंट की बात है। अगर कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा है, पहले नगर पालिका था, अब उसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो गया, तो जो नगर पालिका फंड का जो अतिशेष था, जो अन्य संपत्ति थी और जो प्रभार थे, ये 3 शब्द पकड़ोगे, वो किस में चले जाएंगे, राज्य सरकार में। और अगर उस नगर पालिका के आगम या कुछ राशि बच रही है तो उसको उस स्थानीय क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। यहां पे गौर करना, किसके अकॉर्डिंग, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। 2 टप्पे की बात कि अगर कोई आगम या राशि बच रही है तो आगम या राशि को राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उसी क्षेत्र के लोगों के लिए या उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, भले ही वह नगर पालिका ना रहे। एक बात। और उससे पहले यह है कि अगर उसका अतिशेष है, उसका नगर पालिका निधि का अतिशेष है, की पॉइंट याद रखना, अतिशेष। ठीक है, नगर पालिका निधि का अतिशेष, कोई संपत्ति और कोई प्रभार, वो किस में चले जाएंगे, नगर पालिका नहीं होने पर राज्य सरकार में चले जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका न रहे तथा उस क्षेत्र को किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारता वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, ठीक है, मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तो नगर पालिका निधि, अन्य संपत्ति
उस स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में शामिल हो जाएंगे और नगर पालिका के दायित्व तो ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व तो हो जाएंगे। सरल भाषा में समझ लो, ए एक नगर पालिका है और बी भी एक नगर पालिका है। कुछ समय के बाद ए का अस्तित्व हो गया खत्म, तो इसकी निधि, ठीक है, दायित्व और सारे प्राधिकार किसके पास चले जाएंगे? बी वाले के पास चले जाएंगे, क्योंकि ये नगर पालिका का दर्जा समाप्त नहीं रहा और ये इसमें शामिल हो गई, तो ये किसके पास चले जाएंगे? बी वाले के पास चले जाएंगे। दोबारा गौर करिए, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तथा उस क्षेत्र को किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारिता वाले क्षेत्र में क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। एक नगर पालिका है, बी एक नगर पालिका है, इसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो गया, अब ए को किस में शामिल कर दिया? बी में शामिल कर दिया, तो फिर ए वाले क्या? तो नगर पालिका की निधि जो ए की निधि या फंड था या जो ए की अन्य संपत्ति थी, अब चूंकि इसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो ही गया और किसके अधीन चली गई है? बी की प्राधिकारिता में चली गई, तो ये सारी चीज निधि, अन्य संपत्ति उस स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में शामिल हो जाएंगे। कौन से स्थानीय प्राधिकारी की? जिसमें शामिल किया गया है उसमें शामिल हो जाएंगे। और नगर पालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे। पहली वाली नगर पालिका, कौन सी नगर पालिका? जिसका अस्तित्व समाप्त हुआ है वो वाली नगर पालिका, मान लो ये इसमें मिल गई, तो इसके जितने भी दायित्व थे ना वो भी सब इसी की प्राधिकार में शामिल हो जाएंगे। इसकी निधि, इसकी संपत्ति सब इसके प्राधिकार में आ जाएगी, इसके दायित्व भी इसी के प्राधिकार में आ जाएंगे जिसमें वो शामिल हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी स्थानीय क्षेत्र का एक नगर पालिका से वर्जित करके दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से वर्जित करके मतलब हटा के दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, तो राज्य सरकार, यहां पे गौर करना, तो कौन? राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श कर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी एक नगर पालिका में नगर पालिका निधि, अन्य संपत्ति व अधिकार शामिल कर देगी जो कि उस नगर पालिका के दायित्व हो जाएगा। दोबारा पढ़िए, किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से वर्जित करके दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए। मान लो ये एक क्षेत्र है, ये नगर पालिका ए है और ये नगर पालिका बी है। इस क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, ए में से हटा के किस में जोड़ दिया? बी में जोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से वर्जित करके दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, तो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श कर, राज्य सरकार ए से भी परामर्श करेगी और बी से भी परामर्श करेगी, नगर पालिकाओं से परामर्श कर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करके राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी उसको राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित करवाएगी। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी एक नगर पालिका में नगर पालिका निधि, अन्य संपत्ति व अधिकार शामिल कर देगी। दोनों नगर पालिकाओं से डिस्कशन करने के बाद ये जो क्षेत्र है जो चेंज हुआ है, इस क्षेत्र से संबंधित, यहां पे देखिए, निधि, नगर पालिका निधि और कोई भी संपत्ति और उस क्षेत्र से संबंधित जो अधिकार या प्राधिकार, उनको किसमें कर देगी? किसी एक नगर पालिका में शामिल कर देगी। उस नगर पालिका के दायित्व हो जाएंगे और जिसमें शामिल करेगी, चाहे वो ए में शामिल करे या वो बी में शामिल करे, इस क्षेत्र से संबंधित जो भी निधि होगी, जो भी प्राधिकार होंगे और जो भी संपत्ति होगी, जो भी निधि होगी, जो भी संपत्ति होगी और जो भी प्राधिकार होंगे, वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी एक नगर पालिका में, दोनों में से किसी एक नगर पालिका में शामिल कर देगी जो कि उस नगर पालिका के दायित्व हो जाएंगे। किस नगर पालिका के दायित्व हो जाएंगे? जिसको शामिल करेगी। सरल भाषा में समझो, एक नगर पालिका ए है और एक नगर पालिका बी है, नगर पालिका ए में से ये क्षेत्र हटा के और बी में डाल दिया। अब बी से संबंधित कोई निधि है, कोई संपत्ति है, कोई प्राधिकार है, वो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से डिस्कशन करने के बाद निर्णय लेगी। उस निर्णय को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा
और राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं में से जो निधि, संपत्ति और प्राधिकार था वो दोनों में से किसी भी नगर पालिका को सौंप देगी। ये इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, मैन्युफैक्चरी, भंडागार या गोदाम, उद्योग या कारोबार का स्थान, आवास गृह, विनिर्माणशाला जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब एक रॉ मटेरियल या प्राथमिक चीजों से मशीनों के द्वारा कोई नई चीज बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको, विनिर्माणशाला, भंडागार या गोदाम, उद्योग या कारोबार का स्थान। यहां पे गौर करिए, दो या अधिक समीपस्थ, ये की पॉइंट है, दो या अधिक समीपस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, कौन राज्य सरकार, ये क्वेश्चन है, अधिसूचना द्वारा इन सब का नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी, इन सब को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये एक नगरपालिका है, या ऐसा करो ये उद्योगशाला है, भंडार गृह है, विनिर्माणशाला है, जो ये नाम लिए गए हैं ना, आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडागार या गोदाम, उद्योग, कारोबार का स्थान, दो या अधिक समीपस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो। अब समीपस्थ नगरपालिका का मतलब है एक नगरपालिका ये है ए, एक नगरपालिका ये है बी, दोनों की जहां पर सीमाएं मिल रही हैं वहां पर ये क्षेत्र आ रहे हैं। इन क्षेत्रों का एक हिस्सा नगरपालिका ए में आ रहा है, एक हिस्सा नगरपालिका बी में आ रहा है। यहां पे गौर करिए, यदि कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, गोदाम, उद्योग, कारोबार का स्थान दो या अधिक समीपस्थ, ऐसा हो सकता है कि दो नगरपालिका क्षेत्रों में आ रहे हो, या हो सकता है तीसरी नगरपालिका कोई सी हो उसमें भी आ रहा हो, दो या अधिक समीपस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन सब को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी। इन सब को मिला के एक अलग ही नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी। स्थान याद करना शब्दों को, आवास गृह, विनिर्माणशाला, गोदाम, उद्योग या कारोबार का कोई स्थान अगर उस जगह पर हैं जहां पर एक नगरपालिका की सीमा भी मिल रही है, दूसरी नगरपालिका की सीमा भी मिल रही है, हो सकता है तीसरी नगरपालिका की सीमा भी मिल रही हो, और ये जो शब्द हैं इनका एक हिस्सा इस नगरपालिका में आ रहा है, एक इनका क्षेत्र इस नगरपालिका में आ रहा है, और कोई तीसरी नगरपालिका में भी तीसरा आ रहा है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस पूरे पोर्शन को अलग रूप से लेके ए बी सी तीनों नगरपालिकाओं से पृथक करके एक अलग ही नगरपालिका क्षेत्र डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर कोई आवास गृह, गोदाम, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या क्या नाम है, उद्योग और कारोबार का स्थान दो या दो से अधिक समीपस्थ, यहां पे एक की पॉइंट रहेगा, दो या दो से अधिक समीपस्थ, इसको पकड़ के एग्जामिनर सवाल डालेगा, दो या दो से अधिक समीपस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर आ रहा है, समझ गए, दो या दो से अधिक समीपस्थ का मतलब है मिलने वाली नगरपालिका, उनके बीच में या उनकी सीमाओं के भीतर आ रहा है। तो राज्य सरकार इस सारे झंझट को मिटाने के लिए कि भाई कौन सा क्षेत्र ये नगरपालिका में, कौन सा बी में या कौन सा सी में, इस सब को मिटाने के लिए उस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को अलग से ही एक नगरपालिका क्षेत्र डिक्लेयर कर सकेगी। तो दो या दो से अधिक समीपस्थ नगरपालिकाओं की सीमाओं में आने वाले आवास गृह, विनिर्माणशाला, उद्योग, कारोबार आदि के क्षेत्र को कौन एक नया नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकता है? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, नगरपालिका का चेयरमैन, नगर निगम का महापौर। कौन कर सकता है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है, ये समझना अपन को, ठीक है। अगला पॉइंट, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तो शामिल किए गए क्षेत्र में संपूर्ण नियम व आदेश सम्मिलित किए जाने की तारीख से लागू होंगे जो पूर्ववर्त नगरपालिका में लागू थे। इसको ऐसे समझो, ये एक ए नगरपालिका है और ये एक ग्राम पंचायत है बी। आज तारीख है मान लो 5 जुलाई। 5 जुलाई को बी जो ग्राम पंचायत है वो नगरपालिका ए का हिस्सा बन गया। तो
तो ये वाला क्षेत्र जो ग्राम पंचायत का था, जो नगर पालिका में शामिल हुआ है 5 जुलाई से, तो 5 जुलाई जिस दिन ये शामिल हुआ है ना इसमें, इस 5 जुलाई से नगर पालिका ए के सारे नियम, सारे आदेश बी पर भी लागू होंगे, क्योंकि अब ये ग्राम पंचायत क्षेत्र नगर पालिका ए का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब ये है, दोबारा पढ़ो, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तो शामिल किए गए क्षेत्र में संपूर्ण नियम व आदेश सम्मिलित किए जाने की तारीख से 5 जुलाई, मान लो 5 जुलाई को किया तो 5 जुलाई से तारीख से लागू होंगे, जो पूर्ववत नगर पालिका में लागू थे। पूर्ववत मतलब पहले वाले जो नगर पालिका में लागू थे, जिसमें इस क्षेत्र को शामिल किया गया है, वो सारे नियम और आदेश इस पे भी लागू हो जाएंगे, जिस तिथि से इसको शामिल किया जाता है उस तिथि के बाद से। ठीक है, आगे देखो, जब किसी गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका बना दिया जाए, या गांव का कोई क्षेत्र गांव से अपवर्जित करके, मतलब गांव से हटा के अपवर्जित करके किसी नगर पालिका में शामिल किया जाए, तो उस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या परिणाम हो रहे हैं भाई? वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका ए, और ये एक गांव है, गांव मान लो बी है, तो या तो ये पूरा का पूरा गांव इस नगर पालिका में मिल जाए, या इस गांव का ये हिस्सा ये नगर पालिका में मिल जाए। हो सकता है पूरा गांव मिल जाए या उस गांव का कोई हिस्सा मिल जाए। तो इस गांव पर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वह क्षेत्र जो इस नगर पालिका में मिला है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वह क्षेत्र सबसे पहले तो गांव नहीं रहेगा। गांव क्यों नहीं रहेगा? वो नगर पालिका में मिल गया, तो पंचायती राज का नियम उस पर लागू नहीं होगा, उस पर नगरीय निकाय वाला नियम लागू होगा। एक तो वह गांव नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, पंचायत काम करना बंद कर देगी। भाई पंचायत काम करना बंद कर देगी, अब तो उस क्षेत्र में नगर पालिका काम करेगी, क्योंकि वो नगर पालिका का हिस्सा बन गया है। तीसरा पॉइंट, घोषित नगर पालिका के सरपंच, उपसरपंच व पंचों को क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य समझे जाएंगे। ये कब स्थिति बनेगी? जब ये पूरा का पूरा गांव, मान लो पूरा का पूरा गांव है बी, इसको पूरे के पूरे को ही नगर पालिका बना दिया। बी गांव को पूरे के पूरे को नगर पालिका बना दिया। मान लो देखो, पूरा का पूरा ये जो बी गांव है ये नगर पालिका पूरा बन जाए, या इस बी गांव का कोई हिस्सा नगर पालिका में शामिल हो जाए। दो कंडीशन है। सबसे पहले तो हम ये मान लें पूरा का पूरा जो बी है ना, ये गांव, ये पूरा अपने आप में इंडिपेंडेंट एक नगर पालिका बन गया, मिला भी नहीं किसी में। आप तो ये मान लो इंडिपेंडेंट नगर पालिका बी ए हो गया, ग्राम पंचायत नगर पालिका बन गई। तो मान लो अगर पूरी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनती है, तो घोषित नगर पालिका के सरपंच, उपसरपंच और पंच, नगर पालिका बनने से पहले तो ग्राम पंचायत थी ना, तो ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच, उपसरपंच और पंच। अब वो नगर पालिका बन गई, तो नगर पालिका में सरपंच तो बन जाएगा अध्यक्ष, उपसरपंच बन जाएगा उपाध्यक्ष, और जो ग्राम पंचायत का जो वार्ड पंच होता है ना, वो नगर पालिका में बन जाएगा सदस्य। तो यहां पे गौर करो, घोषित नगर पालिका के सरपंच, उपसरपंच और पंचों को क्रमशः क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, ये बन जाएंगे अगर पूरा का पूरा ग्राम पंचायत नगर पालिका बनती है। लेकिन अगर किसी ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा, किसी पहले से बनी नगर पालिका में शामिल हो रहा है, आधा हिस्सा तो पूरा का पूरा नगर पालिका बनेगा ही नहीं, वह तो किसी पहले से बनी नगर पालिका में शामिल होगा। तो फिर क्या होगा? शामिल किए गए क्षेत्र के सरपंच, उपसरपंच और पंच को अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। इसको ऐसे समझें, मान लो ए एक ग्राम पंचायत है, ठीक है भाई, और ये ग्राम पंचायत पूरी की पूरी नगर पालिका बन जाती है। तो जब ये ग्राम पंचायत थी तो इसका एक सरपंच था, उपसरपंच था और इसके वार्ड पंच थे। अब ये नगर पालिका बन गई, तो नगर पालिका का जो मुखिया होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है। जो उपसरपंच होता है उसको वो क्या बन जाएगा? उपाध्यक्ष बोला जाता है।
और जो पंच है ना ये बन जाएंगे सदस्य, जब ये पूरी की पूरी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनती है। अब कल्पना करें ए एक नगर पालिका है और बी एक ग्राम पंचायत है। अब बी ए में शामिल हो गई पूरी की पूरी, ठीक है, क्या बी किस में शामिल हो गई, ए में हो गई। तो बी में एक सरपंच भी था, एक उप सरपंच भी था और वार्ड पंच भी थे। ये सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच जब ए में शामिल होंगे ना तो फिर वो क्या समझे जाएंगे, अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। इस शब्द को स्पष्ट रूप से पकड़ लेना, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा। जब एक ग्राम पंचायत पूरी की पूरी नगर पालिका बनती है तो उस ग्राम पंचायत का सरपंच नवगठित नगर पालिका में या नवनिर्मित नगर पालिका में कौन सा पदभार ग्रहण करेगा, अध्यक्ष का। उप सरपंच कौन सा ग्रहण करेगा, उपाध्यक्ष का। और वार्ड पंच जो ग्राम पंचायत का था वो कौन सा ग्रहण करेगा, सदस्य का। अब दूसरा सवाल, अगर कोई ग्राम पंचायत किसी पहले से गठित नगर पालिका में सम्मिलित होती है तो उस ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच नगर पालिका में कौन सा पदभार ग्रहण करेंगे, अतिरिक्त सदस्य। कौन सा ग्रहण करेंगे, अतिरिक्त सदस्य। वापस गौर करो, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत अगर नए सिरे से नगर पालिका बनती है, जब तो सरपंच अध्यक्ष बन जाएगा, उप सरपंच उपाध्यक्ष बन जाएगा और वार्ड पंच क्या बन जाएगा, सदस्य। लेकिन अगर ग्राम पंचायत नए सिरे से नगर पालिका नहीं बनती है, पहले से बनी हुई नगर पालिका में सम्मिलित होती है, तो फिर उसके सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच क्या बनेंगे, अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये है पॉइंट की बात, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब आप प्रिंटेड नोट्स निकालोगे ना तो वहां आपको स्पष्ट रूप से कलरफुल मिलेगा, तो ये भी बढ़िया दिखेंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत अगर नगर पालिका में शामिल हो रही है तो उसमें ये प्रावधान आ रहे हैं, ठीक है। एक प्रावधान क्या आएगा, गांव की संपूर्ण आस्तियां व दायित्व उस नगर पालिका की हो जाएंगी। मान लो बी एक ग्राम पंचायत है और ए नगर पालिका में वो शामिल हो रही है। बी ग्राम पंचायत है और ए नगर पालिका में वो शामिल हो रही है, तो उस ग्राम पंचायत की संपूर्ण आस्तियां, एसेट्स और उसके दायित्व, उसकी ग्राम पंचायत की सारी संपत्ति और उस ग्राम पंचायत के सारे दायित्व किस में शामिल हो जाएंगे, जिस नगर पालिका में वो सम्मिलित हो रही है उसके हो जाएंगे वो, ठीक है। नगर पालिका उस क्षेत्र में कर उद्गृहित कर सकेगी। कौन से क्षेत्र में, मान लो बी एक ग्राम पंचायत थी, अब भी ग्राम पंचायत नगर पालिका में शामिल हो गई, तो नगर पालिका में शामिल हो गई तो नगरीय निकाय वाले नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे, बी पे होंगे। तो नगरीय निकाय के नियमों में अगर नगर पालिका कोई टैक्स कलेक्शन कर रही है तो अब वो उस टैक्स कलेक्शन को बी क्षेत्र जो कि पहले ग्राम पंचायत था वहां से भी करेगी। ये है इसका मतलब, नगर पालिका उस क्षेत्र में कर उद्गृहित कर सकेगी, मतलब कर का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन कर सकेगी। ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं होगा। ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का अधीन नहीं होगा, क्योंकि अब उस पर नगर पालिका अधिनियम लागू होगा, क्योंकि अब वो नगरीय निकाय का हिस्सा बन चुका है, नगर पालिका का हिस्सा बन चुका है, इसलिए पंचायती राज अधिनियम 1994 उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखिए, किसी नगर पालिका में गांव के किसी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों। कुल मिला के आदेश जारी करने की शक्ति, परसीमन से संबंधित किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने की शक्ति, अगर कोई ग्राम पंचायत नगर पालिका बन रहा है या उसको इस प्रकार घोषित किया जा रहा है, वापस गौर करो, किसी नगर पालिका में गांव के किसी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। मतलब कोई ग्राम पंचायत है, उसको पूरी की पूरी को नगर पालिका बना दिया गया नई सिरे से, या उस ग्राम पंचायत को किसी पहले से बनी नगर पालिका में शामिल कर दिया गया, ये आदेश कौन जारी करेगा, ये आदेश राज्य सरकार जारी करेगी। ये है इसका मतलब, ठीक है। ये धारा 3 थी। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो धारा 3 पढ़ा है, ठीक है। अब धारा 4 देखिए। आज हम धारा 3 से 10 तक पढ़ेंगे
अध्याय 2 है, अध्याय 2 में धारा 3 से लेके 50 तक है, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो 3 से लेके 10 तक है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कितना डेप्थ में है मामला। तो अभी तो धारा 3 पड़ी है, अब धारा 4 क्या है वो देखिए। नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों, मतलब अधिनियम के ऐसे उपबंध या प्रोविजंस के प्रवर्तन मतलब ऑपरेशन या लागू से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। इसका मतलब समझ लो सरल भाषा में क्या है। नगर पालिका अधिनियम के अगर कोई ऐसे प्रावधान जो किसी नगर पालिका में अगर लागू कर दिए जाएं तो उस नगर पालिका को उनसे हानि होती है, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उस नगर पालिका को ऐसे प्रावधानों को लागू करने से छूट प्रदान कर सकती है। दोबारा समझो सरल भाषा में, नगर पालिका अधिनियम नगरीय निकायों पर लागू होगा, ठीक है साहब, होगा। अब मान लो नगर पालिका अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान है कि अगर उनको लागू किया जाए तो किसी विशेष नगर पालिका में, सभी में नहीं, किसी विशेष नगर पालिका में मान लो नगर पालिका को कोई हानि या नुकसान की स्थिति बन रही है, तो फिर क्या होगा, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उस नगर पालिका बोर्ड को यह अनुमति प्रदान कर सकती है कि तुम उस नगर पालिका क्षेत्र में इन अधिनियम के प्रावधानों को लागू मत करो, मतलब लागू करने से छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो पढ़ो धारा 4, नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन लागू से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। मतलब नगर पालिका अधिनियम के ऐसे प्रावधान या ऐसे उपबंध जो किसी नगर पालिका के लिए नुकसान कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, तो उनको लागू करने से राज्य सरकार उस नगर पालिका बोर्ड को छूट प्रदान करती है। यह है धारा 4। अब इसका पढ़ो डिटेल। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कौन छूट प्रदान करती है? सर्वे सर्वात देखो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार कोई भी नियम बनाएगी अधिसूचना के द्वारा बनाएगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से, मतलब खाली राज्य सरकार ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अधिसूचना देके उसको छूट प्रदान कर दी, बाकायदा कारण और स्पष्ट किए जाएंगे जो पूरी अधिसूचना में निकल के आएंगे, जिनको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगर पालिका बोर्ड को, सभी को नहीं, किसी नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों को लागू करने की छूट दे सकेगी जो उसके लिए कैसे हैं भाई? अनुपयुक्त। उनको लागू करने से छूट दे सकेगी। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इस नगरपालिका अधिनियम के ऐसे उपबंध जो उस नगरपालिका को नुकसान कर रहे हैं उनको लागू करने से छूट दे सकेगी उस नगरपालिका बोर्ड को कि भाई आप इन उपबंधों को भले ही अपने नगरपालिका क्षेत्र में लागू मत करो। तो फिर क्या होगा, जितने समय तक ये अधिसूचना प्रभावी है, हो सकता है राज्य सरकार 1 साल 2 साल के लिए अनुमति दे, तब तक आप इन उपबंधों को लागू मत करो। तो जितने समय तक ये अधिसूचना लागू है उस समय तक राज्य सरकार उस नगरपालिका क्षेत्र के लिए नगरपालिका अधिनियम से सुसंगत, मतलब उसके खिलाफ तो जाया ही नहीं जा सकता नगरपालिका अधिनियम के, उससे सुसंगत कानूनों का निर्माण स्वयं राज्य सरकार करेगी उस नगरपालिका क्षेत्र के लिए। यह देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यदि उपर्युक्त अधिसूचना जब तक लागू रहती है, मतलब छूट प्रदान की मान लो अधिसूचना जारी करके 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो यह अधिसूचना जब तक लागू रहती है तब तक उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी। 2 पॉइंट की बात है। अगर नगरपालिका अधिनियम का कोई उपबंध किसी नगरपालिका में कोई हानि या नुकसान की स्थिति पैदा करता है तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उस नगरपालिका बोर्ड को यह छूट प्रदान कर सकती है कि वह उन उपबंधों को लागू ना करे। ठीक है साहब, जब तक यह अधिसूचना लागू रहती है तब तक राज्य सरकार उस नगरपालिका बोर्ड के लिए उस नगरपालिका अधिनियम से सुसंगत कानून का निर्माण करेगी। तो कानून का निर्माण भी राज्य सरकार करेगी और उसको छूट प्रदान भी राज्य सरकार ही करेगी। 2 पॉइंट याद रखना। और यह बात कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 4 के अंतर्गत है। ठीक है, धारा 5 में देखो, नगरपालिका की स्थापना और निगमन, निगमन को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। नगरपालिका की स्थापना
और निगमन का प्रावधान। पहला सवाल तो डायरेक्ट यही जाएगा, नगर पालिका की स्थापना और निगमन का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 5 में। मतलब नगर पालिका या नगरीय निकाय बनते कैसे हैं, इसका मतलब ये है, सरल भाषा में समझ लो। अब देखो, संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बनती है, नगर पालिका बोर्ड बनेगा, नगर पालिका बोर्ड। संक्रमणशील क्षेत्र पता है किसको बोलते हैं? जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है, यह संक्रमणशील क्षेत्र है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो जो बीच की स्थिति होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या संक्रमणकालीन क्षेत्र बोलते हैं। तो जब ग्राम पंचायत सबसे पहले नगरीय निकाय में कन्वर्ट होती है तो क्या बनती है? नगरीय निकाय 3 प्रकार के, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। तो सबसे छोटा जो नगरीय निकाय है वो नगर पालिका है, तो उसको संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। तो यहां पर गौर करिए, संक्रमणशील क्षेत्र क्या है? नगरपालिका बोर्ड। अब नगरपालिका बोर्ड में शाश्वत उत्तराधिकार है, ये तीनों चीज सभी में रहेंगी। शाश्वत उत्तराधिकार होगी, एक उसकी सामान्य मोहर होगी, और यह एक निगमित निकाय है। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब यह होता है, संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका बोलते हैं, सबसे छोटा नगरीय निकाय, ठीक है। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, उत्तराधिकार शाश्वत रहेगा। इसका मतलब यह है कि नगरपालिका बोर्ड की शक्तियां हमेशा रहेंगी। उस नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन नगरपालिका बोर्ड की शक्तियां हमेशा रहेंगी। सत्ता हमेशा रहती है, सत्ता का प्रयोग करने वाले सत्ताधारी बदलते रहते हैं। तो उत्तराधिकार शाश्वत, ठीक है साहब। इसकी एक सामान्य मोहर होगी और यह एक निगमित निकाय होगा, इनकॉर्पोरेटेड निगम, निगमित निकाय। इनकॉर्पोरेशन होता है इसका, निगमित होता है, ये बनता है, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा? नगरीय निकायों में सबसे छोटी संरचना कौन सी है? आप बोलोगे नगरपालिका। फिर एग्जामिनर दूसरा सवाल डालेगा, नगरीय निकायों में संक्रमणशील क्षेत्र का क्या नाम है? आप बोलोगे नगरपालिका, ठीक है। दूसरा क्षेत्र लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नगर परिषद। इसमें भी वही ये तीनों बातें होंगी, शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मोहर और निगमित निकाय, ये सभी में ही है। शाश्वत उत्तराधिकार, निगमित निकाय और सामान्य मोहर। अच्छा, एक चीज और देखो, जो ये नगरपालिका क्षेत्र है, ये 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या का क्षेत्र होता है, 20,000 से 1 लाख की का। और ये जो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है ना, नगर परिषद, ये 1 से 5 लाख के बीच का क्षेत्र होता है, ये 1 से 5 लाख तक का होता है। और फिर तीसरी संरचना है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, इसको बोला जाता है नगर निगम। वही तीनों चीजें, इसका भी शाश्वत निकाय है, सामान्य मोहर है, निगमित निकाय है। शाश्वत उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार, सामान्य मोहर है और निगमित निकाय है। वृहत्तर नगरीय क्षेत्र क्या कहलाता है? नगर निगम। 5 लाख से ऊपर जनसंख्या पर, 5 लाख से अधिक जनसंख्या कितनी होगी इसकी नगर निगम की? 5 लाख से अधिक। तो नगरीय निकाय 3 प्रकार के, ये देखो लिख रहा, प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिक बोर्ड की स्थापना की जाएगी। संक्रमणशील क्षेत्र में किसकी स्थापना होती है? नगरपालिका बोर्ड, ठीक है। फिर लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, नगर परिषद, 1 लाख से ऊपर, 20,000 से 1 लाख तक नगरपालिका, 1 लाख से 5 लाख के बीच में नगर परिषद, और वृहत्तर, तीसरे नंबर पर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र नगर निगम, जो कि 5 लाख से अधिक होता है, ठीक है। तो प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, और प्रत्येक ऐसा नगरपालिक बोर्ड उस स्थान के जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा, तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उसकी एक सामान्य मोहर होगी, तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा। यह पॉइंट की बात है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई संक्रमणशील क्षेत्र नगरपालिका के नाम से अधिसूचित होगा, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि अब ये रामगढ़ नगरपालिका के नाम से आज से इसको जाना जाएगा।
तो वह रामगढ़ नगरपालिका के नाम से केस चला सकता है। ये जो पॉइंट है ना, उस नाम, उसकी एक सामान्य मोहर होगी, शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और वह उसके निगमित नाम से वाद चला सकता है। वाद का मतलब केस चला सकता है, या उस पर वाद चलाया जा सकेगा। जो संक्रमणशील क्षेत्र है वह नगरपालिका कहलाता है। नगरपालिका के नाम, जो भी उसका नाम निगमित होगा, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके जो भी उसका नाम दिया जाएगा, उस नाम से वह किसी पे केस चला सकता है या उस पर कोई केस चला सकता है। उसकी एक सामान्य मोहर होगी और उसका एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है, जैसे वो बन गया रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़, तो इस रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र का उत्तराधिकार शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। उसकी सीट पे आने जाने वाले बदलते रहेंगे। ठीक है। प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, अब लघुत्तर नगरीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? नगर परिषद के नाम से जाना जाएगा। स्थापना की जाएगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद उस नगर की जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है। सेम वही बात है, उस नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी, ये भी निगमित निकाय होगा, उसका भी शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मोहर होगी, इसकी भी सामान्य मोहर होगी, मतलब सेम बात है। तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर कोई वाद चलाया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, वृहत्तर, वृहत्तर मतलब बड़ा वाला, ये किस नाम से जाना जाएगा? नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम की स्थापना की जाएगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर निगम के नाम से क्या होगा? एक निगमित निकाय होगा। सेम वही बात है जो भी उस क्षेत्र में थी। तथा उसका क्या होगा? शाश्वत वही उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मोहर होगी। तथा उसके निगमित नाम से वह क्या चला सकता है? वाद चला सकता है या उस पर भी कोई वाद चलाया जा सकता है। नोट, यदि राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट करे, ये पॉइंट की बात, औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट कर दे तो वहां नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। इसका मतलब क्या है वो समझो। अगर किसी नगरपालिका क्षेत्र में, या मान लो कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी नगरपालिका के अंतर्गत आ रहा है, उसको राज्यपाल इंडस्ट्रियल एरिया या औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दे अधिसूचना के द्वारा, तो फिर उस क्षेत्र में नगरपालिका गठित नहीं होगी या उस क्षेत्र को नगरपालिका से अलग कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब। दोबारा गौर करो, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट कर दे तो वहां पर नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। ये पॉइंट की बात है, एग्जामिनर पूछेगा, अगर किसी नगरीय निकाय के अंतर्गत किसी क्षेत्र को राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दे तो भी तब वह नगरीय निकायों के अंतर्गत या नगरपालिका के अंतर्गत ही शामिल हो सकता है या नगरपालिका बन सकती है। ये कथन सही है या गलत है? तो आप कहोगे यह कथन गलत है, तो वहां नगरपालिका नहीं बनती, नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के, मान लो किसी शहर के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक आदि महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से क्या कर सकती है? हटा सकती है, नगरपालिका क्षेत्र से हटा सकेगी। तथा वहां विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी। विकास प्राधिकरण मतलब जैसे जेडीए, एडीए आदि गठित कर सकेगी या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किए बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो विहित किए जाएं, नगरपालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण, ये है पॉइंट की बात, यहां क्वेश्चन आएगा इस जगह पर, एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी और इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसी नगरपालिक शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ऐसे क्षेत्र के उचित, त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे। अब इसको समझो, देखो यहां टीचर की जरूरत पड़ती है,
और टीचर भी ऐसा जो ढंग से आपको समझा सके। ये जो अभी आपने पढ़ा ये लीगल लैंग्वेज है, ये एक्ट की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। अब इसको सरल भाषा में मतलब समझो। पहला पॉइंट ये कह रहा है, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट कर दे तो वह नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। सबसे पहले तो एक सवाल तो ये बना, किसी नगरपालिका के अंतर्गत स्थित किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में कौन घोषित करता है? औद्योगिक नगरी शब्द को की पॉइंट पकड़ लेना। औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित करता है राज्यपाल। समझ गए? कौन घोषित करता है? राज्यपाल। ठीक है साहब। अगर राज्यपाल ने किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया तो वहां नगरपालिका की स्थापना होगी क्या? नगरपालिका की स्थापना फिर नहीं होगी। एक तो ये पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार। दूसरे पॉइंट में राज्यपाल नहीं आ रहा, अब की बार कौन आ रही है? राज्य सरकार। किसी नगरीय क्षेत्र के, मान लो कोई शहर है, वह नगरीय क्षेत्र है, और उस शहर के अंतर्गत पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा है जिसका कोई विशेष सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व वाला एरिया है, वो समझ गए, तो उसको उस नगरीय या नगरपालिका क्षेत्र से अलग किए बिना, वहां से अलग किए बिना, नगरपालिका क्षेत्र से अलग नहीं करेगी, उसके डेवलपमेंट के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। वापस गौर करो, एक नगरीय क्षेत्र 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, ठीक है। इस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान है जिसका कोई विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या पर्यटक महत्व वाला वो स्थान है। तो राज्य सरकार आदेश जारी करके या अधिसूचना जारी करके उस विशेष स्थान को उस नगरीय निकाय से अलग किए बिना विकास प्राधिकरण उसके लिए डेवलप कर देगी। क्या कर देगी? विकास प्राधिकरण कर देगी कि वह उस विशेष क्षेत्र का डेवलपमेंट करे, और उस विकास प्राधिकरण को अधिकार, शक्ति, कर्तव्य राज्य सरकार डेलीगेट कर देगी या प्रत्यायोजित कर देगी। तो विकास प्राधिकरण का गठन किसी नगरीय निकाय के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र जिसका कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक महत्व हो, उसके डेवलपमेंट के लिए या उसके संरक्षण के लिए नए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अब पढ़ो इसको, अब समझ में आएगा। राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के, ठीक है भाई, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक आदि महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से हटा सकेगी तथा वहां, समझो, गौर करो, नगरीय क्षेत्र है 100 वर्ग किलोमीटर का, और उसमें 10 वर्ग किलोमीटर का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व है, और उस पूरे नगरीय क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का कार्य एक नगरपालिका करती है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? वह जो 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ना, वो रहेगा तो उस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ही, लेकिन उस नगरपालिका की अधिकारता से उसको फ्री करके उसका डेवलपमेंट करने के लिए अलग से एक विकास प्राधिकरण का गठन कर देगी, क्योंकि उसका विशेष महत्व, उसका संरक्षण किया जाना है, और उस विकास प्राधिकरण को वो अधिकार, शक्ति, कर्तव्य वो सब राज्य सरकार प्रत्यायोजित करेगी। गौर करिए, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक आदि महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से हटा सकेगी, नगरपालिका की अधिकारता से हटा सकेगी तथा वहां विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। ये क्वेश्चन का पॉइंट है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल डालेगा, किसी नगरपालिका क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन आदि के महत्व का है तो उसके लिए अलग से विकास प्राधिकरण का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करता है। तो फिर क्या होगी? विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किए बिना, समझ गए, नगरपालिका से भी नहीं हटाए, उसके बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, शक्तियों का भी प्रयोग है, कर्तव्यों का भी निर्वहन है, करने के लिए जो विहित किए जाएं नगरपालिका के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? नगरपालिका के अतिरिक्त किसका गठन कर सकेगी राज्य सरकार? एक विकास प्राधिकरण। ये है पॉइंट की बात। उस नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटक महत्व का एक क्षेत्र है,
या तो राज्य सरकार उस नगर पालिका की अधिकार शक्ति से उसको अलग हटा के एक विकास प्राधिकरण बना दे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र से उसको अलग भी नहीं करे, लेकिन फिर भी उसके विकास के लिए अलग से एक विकास प्राधिकरण का गठन करे। सरल भाषा में कहें तो उस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार विकास प्राधिकरण का गठन करेगी और उस विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार सारी शक्तियां, सारे कृत्य, सारे कर्तव्य प्रत्यायोजित करेगी। नगर पालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी और इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरण को, मतलब ये जो विकास प्राधिकरण गठित हुआ है, इसको ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसी नगरपालिक शक्तियां, उस क्षेत्र के संबंध में जो नगरपालिका के पास शक्तियां थी वो शक्तियां उस विकास प्राधिकरण को दे देगी। नगरपालिक शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य क्या कर सकेगी राज्य सरकार? प्रत्यायोजित, डेलीगेट कर सकेगी, जो वे ऐसे क्षेत्र के उचित, त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित हो। बिल्कुल सरल भाषा में समझो, किसी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई स्थान ऐसा आ गया जिसका कोई विशेष पर्यटन महत्व है, जिसका कोई सांस्कृतिक महत्व है, जो विशेष स्थान है, उसका डेवलपमेंट करने के लिए नगर पालिका से उसको हटा भी सकती है या नगर पालिका में रहते हुए भी, दोनों ही स्थितियों में उसका डेवलपमेंट करने के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार कर देती है और उस विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार वो सारी शक्तियां भी दे देती है। ये है इसका मतलब। ठीक है, अब आ गई आपकी धारा 6, नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना, तो नगर पालिका की संरचना कैसे भाई? देखो, निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 होने चाहिए, मतलब 13 से कम सदस्य नहीं होंगे नगर पालिका के अंतर्गत। ठीक है, ये तो होंगे निर्वाचित। अब उसमें कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य के मतलब, जैसे वह जो नगर पालिका क्षेत्र अगर किसी एमएलए के अंतर्गत आ रहा है या एमपी के अंतर्गत आ रहा है, एमपी लोकसभा का और एमएलए वहां का लोकल जिसके अंतर्गत आ रहा है, वे दोनों एमपी और एमएलए भी उसमें बैठेंगे नगर पालिका में। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए व एमपी मतलब लोकसभा का होते हैं, मत देने का अधिकार होता है। ये जो पदेन सदस्य है ना, उसमें एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद लोकसभा का और एमएलए, ये दोनों पदेन सदस्य के रूप में उस नगर पालिका में बैठेंगे। अच्छा, इन दोनों को, एमपी और एमएलए को, मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु निरर्हता संबंधी नियम उपबंध इन पर लागू नहीं होंगे और ना इन पर कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब समझो, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 और धारा 24 और 35 के अंतर्गत नगर पालिकाओं के निरर्हता संबंधी नियम है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस, मतलब ऐसे प्रावधान है कि अगर इन चीजों में कोई सदस्य लिप्त पाया जाता है तो फिर वह नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा या उसको नगर पालिका के सदस्य पद से हटा दिया जाएगा। तो ये जो निरर्हता संबंधी नियम है ना, ये एमएलए और एमपी पर लागू नहीं होंगे। ये है कहने का मतलब, एमपी और एमएलए पदेन सदस्य होंगे नगरीय निकायों के, उनको मत डालने का अधिकार भी होगा, लेकिन नगरीय निकायों के सदस्यों पर जो निरर्हता संबंधी नियम काम करते हैं, जो कि धारा 24 और धारा 35 के अंतर्गत काम करते हैं, वो इन एमपी और एमएलए पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, यहां देखो, अब इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं भाई। निर्वाचित सदस्य 13 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी नगरीय निकाय में। पदेन सदस्य एमपी और एमएलए, जिनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, और कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। मनोनीत कौन होते हैं? जिनको नगरीय प्रशासन का विशेष ज्ञान होता है, ऐसे लोग भी मनोनीत रूप में नगरीय निकायों में होते हैं। अब उनकी संख्या क्या है वो देख लो। मनोनीत सदस्य कौन है? नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान है इनको। नगरपालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। ये संख्या याद रख लेना, 6, 8, 12। ये मनोनीत सदस्य होते हैं। इनको मत देने का अधिकार नहीं है, पॉइंट की बात है। मनोनीत सदस्य जो कि नगरीय निकायों में बैठेंगे 6, 8 और 12, इनको मत, किसी प्रस्ताव पर मत डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि इन पर धारा 24 और धारा 35 में जो निरर्हता संबंधी नियम है वो इन मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होते हैं। मतलब अगर कोई मनोनीत सदस्य ऐसी कोई कार्य करता है या ऐसा कोई कार्य करता है कि उसकी सदस्यता से वंचित किया जाना चाहिए, उसको नगरीय निकायों में बैठने के लिए वो निरर्हित हो जाता है, निर्योग्य हो जाता है, तो वो कानून उस पर काम करेगा, मनोनीत पे।
लेकिन मत डालने का भी बेचारे को अधिकार नहीं होगा, और हटाने का अधिकार है, निररित करने का अधिकार है, मत का अधिकार नहीं है। कोई कार्यकाल नहीं, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। राज्य सरकार कभी भी इनको बुला सकती है, राज्य सरकार इनको कभी भी वापस बुला सकती है, फिक्स 5 साल के लिए नहीं है। और एक खास बात और बताई मैंने, निरर्रता संबंधी नियम और लागू होगा इन पे, निरर्रता संबंधी नियम भी लागू होगा, जो कि कौन से अनुच्छेदों, कौन सी धारा में, धारा 24 में और धारा 35 में, मनोनीतों पर। अब मनोनीतों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग भी होगा, ये फैक्ट पकड़ो आप। राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार यह नियम आया है। देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम यद्यपि 2009 में बन गया, लेकिन बाद में इसमें संशोधन भी हुआ है, ठीक है। कुछ सर्कुलर्स भी आए हैं, कुछ अधिसूचनाएं भी आई हैं। तो इसमें मनोनीत सदस्यों में नगरीय निकायों में एक सदस्य दिव्यांग भी होगा। अब यहां सवाल क्या पूछा जाएगा, नगरीय निकायों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नगरपालिका में उनकी संख्या क्या है, 6, नगर परिषद में क्या है, 8, नगर निगम में क्या है, 12। क्या मनोनीत सदस्यों को मत डालने का अधिकार होता है, नहीं होता। मनोनीत सदस्यों पर नगरीय निकायों से संबंधित निरर्रता का नियम लागू होता है, होता है, ठीक है भाई। अच्छा, मनोनीत सदस्यों में अनिवार्य रूप से एक दिव्यांग सदस्य भी होना चाहिए। अब एग्जामिनर लिख देगा 2 दिव्यांग सदस्य होने चाहिए, सही है या गलत है, तो 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, नगर पालिका के सभी स्थान मतलब वार्ड, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी, तथा समय समय पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। इसका मतलब क्या है वो समझो। प्रत्येक जो नगरीय निकाय है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इसमें जो वार्डों की संख्या होगी वो 13 से कम नहीं होगी। तो मतलब कितनी होगी, 13 या 13 से अधिक, एक बात। दूसरी बात कि इन नगरीय निकायों में जो सदस्य होंगे वो अपने अपने वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब 18 वर्ष की उम्र प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उनको चुनेगा, ठीक है। उनकी संख्या 13 से कम नहीं होनी चाहिए, और उनकी संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। नेक्स्ट पॉइंट, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व रहेगा। जो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था ना, वो डायग्राम ही डिटेल में आ रहा है भाई। नगर पालिका बोर्ड में, नगर परिषद में और नगर निगम में किन का प्रतिनिधित्व रहेगा। पहला पॉइंट, किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का सदस्य, मतलब जो हमने एमएलए बोला था ना भाई, वो ये है। इसका मतलब ये है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मान लो कोई एमएलए, उस एमएलए के विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिका आ रही हैं, तो वह दोनों नगर पालिकाओं की बैठकों में पदेन सदस्य है। तो ये तो एमएलए हो गया। दूसरा, नगर पालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगर पालिका बोर्ड के मामले में 6। ये कौन है, ये मनोनीत सदस्य जो अभी पढ़े थे ना, 6, 8 और 12, ये मनोनीत सदस्य हो गए भाई। नगर पालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कितने मनोनीत सदस्य होंगे, 6। नगर परिषद के मामले में कितने मनोनीत सदस्य होंगे, 8। और नगर निगम के मामले में कितने मनोनीत सदस्य होंगे, 12। 6, 8 और 12 याद कर लेना, जिन्हें सरकार द्वारा राजपत्र में, इनका नाम भी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा आएगा भाई, समझ गए। परंतु धारा 24 और धारा 25 में अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले या नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे। धारा 24 और धारा 25, धारा 25 की बजाय धारा 35 है, ठीक है भाई। उनमें अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों पर, मतलब मनोनीत सदस्यों पर, यह धारा 24 और धारा 35 में जो निरर्रता संबंधी नियम है वो लागू होंगे। इसका मतलब यह है जो अभी मैंने उस चित्र में बताया था। पॉइंट पढ़ो, धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले या नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर क्या होंगे, लागू होंगे। अब धारा 24 और धारा 35 में क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब आपके समझ में आएगा। यहां आप इतना समझ लीजिए कि इनमें नगरीय निकायों के निरर्रता संबंधी नियम है, मतलब उन नियमों का समावेश है जिनमें ये प्रावधान लिखे हुए हैं कि क्या होने पर कोई व्यक्ति नगरीय निकाय का सदस्य नहीं रहेगा।
तो वो जो निरर्हता संबंधी प्रावधान है ये मनोनीत सदस्यों पर लागू होगा, ये लिख रहा है ये। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य सरकार को किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय हटाने की शक्ति है। मतलब राज्य सरकार किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय बुला सकती है, यस बुला सकती है। नाम निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, खंड ए के उपखंड सेकंड के अधीन, ए के उपखंड सेकंड के अधीन नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा। पढ़ा है ना भी, एक दिव्यांग व्यक्ति होगा। ये जो वो चित्र था ना, उस चित्र की ही डिटेल है ये। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम का क्षेत्र, मतलब नगर परिषद भी हो और नगर निगम भी हो, का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा का सदस्य, मतलब जो अभी एमपी पढ़ा था ना अपन ने, वो लोकसभा का एमपी का ऐसी नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। सरल भाषा में समझ लो, एमएलए या विधायक जो राजस्थान का जयपुर विधानसभा में बैठता है, उसका प्रतिनिधित्व कहां कहां पर है ये देखो। एमएलए का प्रतिनिधित्व नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में। एमएलए तीनों में बैठेगा, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। लेकिन जो एमपी या सांसद है वो केवल दो में बैठेगा, वो नगर पालिका में नहीं बैठेगा, नगर परिषद में बैठेगा और नगर निगम में बैठेगा। ये याद करने की बात है। एमपी का प्रतिनिधित्व नगर परिषद में है और नगर निगम में है, जबकि एमएलए का कहां था, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों में। मनोनीत सदस्य नगर पालिका बोर्ड में कितने, 6, नगर परिषद में कितने, 8, नगर निगम में कितने, 12। आगे देखो, मतदान का अधिकार, यहां देखिए, एमएलए नगर पालिका बोर्ड में मतदान करेगा क्योंकि वो यहां की बैठकों में भाग लेता है, नगर परिषद में भी करेगा, नगर निगम में भी करेगा, क्योंकि इन तीनों में बैठता है ना एमएलए। तो एमएलए मतलब विधायक, एमएलए को क्या बोलते हैं, विधायक। और एमपी सांसद, ये भाई दो ही बोर्डों में बैठता है तो दोनों में मतदान करेगा। कौन कौन से में बैठता है, नगर परिषद में बैठता है, नगर निगम में बैठता है। मनोनीत सदस्य को अपने मतदान का अधिकार दिया ही नहीं है, इसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। मनोनीत सदस्यों पर धारा 24 और धारा 35 के उपबंध लागू होंगे। ये 24 और 35 में क्या है, निरर्हता संबंधी प्रावधान, अभी पढ़ा था ना अपन ने, निरर्हता संबंधी प्रावधान, नगरीय निकायों के निरर्हता संबंधी प्रावधान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 और धारा 35 में, और ये निरर्हता संबंधी सारे प्रावधान मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होंगे। राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को कभी भी हटा सकती है, पढ़ा था ना भी, राज्य सरकार मनोनीत सदस्यों को कभी भी बुला सकती है वापस। मनोनीत सदस्यों में एक दिव्यांग व्यक्ति भी सम्मिलित होगा। एमपी व एमएलए इस अधिनियम की किसी भी निरर्हता व कार्रवाइयों के अधीन नहीं है। ये क्वेश्चन का पॉइंट। एमपी व एमएलए वोट डालेंगे, लेकिन नगरीय निकायों के निरर्हता संबंधी नियम जो कि धारा 24 और धारा 35 में, वो नगरीय निकायों के तो सभी सदस्यों पर लागू होंगे, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, लेकिन एमपी और एमएलए पर लागू नहीं होंगे। ये है पॉइंट का मतलब। नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर, भाई कोई मान लो नगर पालिका बन गई, जैसे नगर पालिका बन गई 2018 में, अब जनगणना हुई 2021 में या 31 में या 41 में, तो जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है। तो जनगणना के बाद उस नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्डों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट। नगरपालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या, मतलब वार्डों की संख्या, जनसंख्या के आधार पर पुनः अवधारित करेगी। सरल भाषा में समझ लो, जनगणना के बाद राज्य सरकार
राजपत्र में अधिसूचना देकर प्रत्येक जनगणना के बाद, क्योंकि जनगणना में जनसंख्या बढ़ के आती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा स्थानों की संख्या, मतलब वार्डों की संख्या, उस नगरीय निकाय में वार्डों की संख्या का निर्धारण करेगी। तो किसी नगरीय निकाय में वार्डों की संख्या का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार करती है। कब करती है? प्रत्येक जनगणना के बाद करती है। कैसे करती है? राजपत्र में अधिसूचना जारी करके करती है। ठीक है। अब उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है भाई, वो देखो। नगरीय निकायों में एससी और एसटी, इनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। ये सारी जगह है, सरकारी नौकरियों में भी है, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, पंचायती राज में भी है और नगरीय निकायों में भी है। तो आरक्षण का प्रावधान एससी और एसटी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। अब बात आई साहब पिछड़े वर्ग या ओबीसी को क्या प्रावधान है? तो ओबीसी को यह प्रावधान है कि सबसे पहले तो एससी और एसटी की जितने प्रतिशत जनसंख्या है उतनी प्रतिशत सीटें उनको दी जाएंगी। इसके बाद 50% से अधिक नहीं होगा आरक्षण। फिर 50% में से एससी एसटी की सीटों को जोड़ने के बाद जितना अंतर बचेगा वो ओबीसी का है, लेकिन 21% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ओबीसी का। ये भी पॉइंट है। मान लो किसी नगरीय निकाय में एससी और एसटी दोनों की मिला के 35 सीटें बन गई, तो ओबीसी की कितनी रहेंगी? ओबीसी की रहेंगी 50 माइनस 35 बराबर 15। समझ गए? मान लो किसी नगरीय निकाय में एससी और एसटी की 14 सीट बनी, तो ओबीसी की कितनी बनेंगी? 50 माइनस 14 बराबर 36। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये नहीं बनेगी। 21% से ज्यादा नहीं रहेगा ओबीसी, 21% से ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छा चलो मान लो किसी नगरीय निकाय में एससी और एसटी की मिला के 65% सीट बन गई, 65% बन गई, तो आप तो कहोगे सब यहां तो ओबीसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ओबीसी का मतलब तो होता है कि भाई 50 माइनस एससी प्लस एसटी। लेकिन एक नियम है कि जब तक एससी और एसटी की सीटों की संख्या 70% तक है, चाहे भले ही वो 50 से ज्यादा है, तब तक ओबीसी को एक सीट तो मिलेगी। अगर 70% से अधिक हो जाती है एससी और एसटी की, फिर ओबीसी को नहीं मिलेगा। तो ये 4-5 पॉइंट है ओबीसी का आरक्षण के, देख लो। तो पिछड़े वर्गों को कितना? पिछड़े वर्गों को 50% माइनस एससी प्लस एसटी की सीटें। ठीक है। अब देखो इसमें और भी ये पॉइंट, नगर पालिका के लिए इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः सामान्य स्थानों की और महिलाओं के लिए, महिलाओं को 50% है सारी जगह, महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति का मतलब एससी के सदस्यों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों, इसका मतलब है एसटी के सदस्यों के लिए या दोनों के लिए, या पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, पिछड़े वर्गों का मतलब है ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की इतनी संख्या वह निर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे। कुल मिला के आरक्षण किसी नगरीय निकाय में एससी एसटी ओबीसी को कितना मिलेगा, इस संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब वो कैसे करेगी? एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, और ओबीसी को 50% में से एससी और एसटी को जोड़कर उनको जितनी बन रही है उसको 50 में से घटा के जो अंतर आएगा वो ओबीसी का, लेकिन 21% से ज्यादा ओबीसी को नहीं मिलेगी। दूसरा नियम कि अगर एससी और एसटी का कुल योग 70% तक है तो ओबीसी को एक सीट तो मिलेगी, और अगर 70 से ऊपर है तो फिर ओबीसी को नहीं मिलेगी। दूसरा बात, सभी प्रकार की महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है। एससी एसटी और ओबीसी को जितनी आरक्षित सीटें हैं इनकी आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा 50% इन्हीं वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा, और जो अनारक्षित सीट हैं उनका भी आधा हिस्सा अनारक्षित महिलाओं को दिया जाएगा। तो महिला तो सारी 50%, ओबीसी के खाते में जितनी सीटें आ रही हैं उसका 50% महिला 50% पुरुष।
SC ST में 50% महिला 50% पुरुष, अनारक्षित में 50% महिला 50% पुरुष, ये होता है। अब ये सारे नियम वही हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोल दिए, अब ये लिखित में, अब इनको रीड कर लो। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों मतलब SC, अनुसूचित जनजातियों मतलब ST के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के साथ है। सरल भाषा में इसका मतलब एक है, जनसंख्या के अनुपात में जितने परसेंट जनसंख्या उतनी परसेंट उनकी सीटें, किनकी? SC की और ST की। ठीक है जी। पिछड़े वर्गों के लिए मतलब OBC के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है OBC बराबर 50% माइनस SC प्लस ST का प्रतिशत। अगर SC ST का प्रतिशत 20 है तो OBC को 50 में से 20 गए तो 30 बचे, 30 नहीं मिलेगा, मतलब अधिकतम कितना है? 21। ये नियम ध्यान रखोगे आप OBC का। और अगर SC और ST का मान लो 32 है तो फिर 50 में से 32 गए तो 18 बचेगा, तो 18% OBC को मिल जाएगा। ये है इसका मतलब। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत ये रहा 21% से अधिक नहीं होगा। परंतु यह और कि जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, मतलब 70 तक एक सीट तो मिलेगी OBC को, नहीं है, वहां प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान, ये रहा भाई, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अगर SC और ST दोनों मिला के 70 से अधिक नहीं है तो OBC को एक स्थान तो मिलेगा। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए SC, ST और OBC के लिए आरक्षित स्थानों में से कितने स्थान? आधे स्थान, मतलब इनको हम 50% बोल सकते हैं। ऐसी जातियों जनजातियों या यथास्थिति वर्गों की किन के लिए मिलेंगे भाई? आधे स्थान महिलाओं के लिए मिलेंगे, मतलब जितने आरक्षित स्थान SC, ST और OBC को दिए जा रहे हैं उसका आधा स्थान इनकी महिलाओं को मिलेगा। स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान, स्थानों की कुल संख्या, अब यहां पे कुल आ गई, जैसे किसी नगरीय निकाय में मान लो 42 वार्ड हैं, 42 नगरपालिका बोर्ड में सदस्य बैठ रहे हैं, तो उसका 50% मतलब 21 महिलाओं से भरा जाएगा। स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान जिसमें उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसका मतलब यह है ओवरऑल जितनी सीट है उसका आधा स्थान महिलाओं से होगा, और महिलाओं में भी SC, ST और OBC को जितना परसेंटेज आरक्षण दिया हुआ है उसमें हर कैटेगरी में 50% महिला उस कैटेगरी की होगी। ये है मतलब। स्पष्टीकरण, यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या की भागरूप कोई भिन्न हो तो उस स्थिति में जब वह भिन्न एक स्थान के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा, और उस स्थिति में जब वह एक स्थान के आधे से कम हो भिन्न को छोड़ दिया जाएगा। सरल भाषा में मान लो जैसे 4.6 आया तो ये आधे से अधिक है तो इसको 5 स्थान मान लिया जाएगा, और 4.3 आया तो 0.3 आधे से कम है तो इसको 4 ही माना जाएगा। इसका मतलब ये है स्थानों की कैलकुलेशन करते वक्त मान लो भिन्न में आ रहा है तो आधे से अगर अधिक है, जैसे 0.5 आधा है उससे अधिक है 6 तो इसको 5 मान लिया जाएगा, और जैसे 0.5 से 3 कम है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर इसको केवल 4 माना जाएगा। ये है इसका मतलब। नोट,
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं रहेगा, ये समझ लो भाई आप। ओबीसी के लिए मैक्सिमम जो आरक्षण है वो 21 से अधिक नहीं रहेगा। जहां एससी व एसटी की शामिल जनसंख्या का प्रतिशत 70% से अधिक नहीं है, तो वहां एक स्थान किसको मिलेगा भाई? ओबीसी को। पढ़ चुके ये बात। एससी एसटी पिछड़े वर्गों के आरक्षित स्थानों में से कितने स्थान? आधे स्थान। किन के लिए? इन वर्गों की ही महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें महिलाओं के आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है। एससी एसटी पिछड़े वर्गों की महिला सीटें पढ़ चुके अपन। कुल मिला के कुल संख्या के आधे स्थान महिलाओं के लिए। किसी भी नगरीय निकाय में जितने टोटल वार्ड होते हैं उसका आधा सभी वर्गों की महिलाओं से, क्योंकि जो कुल स्थान है वो भी तो सभी वर्गों के हैं। और फिर महिलाओं में भी एससी एसटी ओबीसी को जितना % आरक्षण है, उन आरक्षित सीटों का आधा उन्हीं वर्गों की महिलाओं से भरा जाएगा। अब धारा 7 आ गई भाई, पदावधि। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल डालेगा पहले तो। नगरीय निकायों के सदस्यों की पदावधि से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 7। ये सारी धाराएं याद करनी है। जितने भी अध्याय आपके सिलेबस में लगा रखे हैं, 17 अध्यायों में से 9 लगे पड़े हैं, उनमें जितनी भी धारा दे रखी हैं वो सारी धारा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पदावधि धारा 7 में। अब पदावधि कितनी होती है भाई? प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक पदावधि बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। देखो ये एक एक पॉइंट याद करना है आपको। पहली बैठक होगी ना नगरीय निकाय की, उससे 5 वर्ष तक। क्या 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद धारण कर सकेंगे जब तक कि नए नगरीय निकाय के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं? नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एक एक शब्द पर गौर करना है। यदि कोई नगरपालिका पहले विघटित कर दी जाती है पहले, तो नवगठित नगरपालिका बचे हुए समय के लिए, यह पॉइंट की बात है, समय के लिए ही होगी। मान लो 5 साल कार्यकाल है, 3 साल पे विघटित हो गई, अब नए चुनाव हुए, नई नगरपालिका बन गई, तो नई नगरपालिका 5 वर्ष के लिए नहीं आएगी। जो अवधि शेष रह गई है केवल उसके लिए ही आएगी। प्रथम बैठक सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक होती है। धारा 8 में क्या है? नगरपालिका का शासन का नगरपालिका में निहित होना। ये एक सिंपल लैंग्वेज है। नगरपालिका का जो शासन होता है वो किस में निहित होता है? नगरपालिका में निहित होता है। किसी नगरपालिका का नगरपालिका शासन नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। नगरपालिका का शासन नगरपालिका में नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से चलाया जाएगा। वार्डों में विभाजन। नगरीय निकाय के वार्डों में विभाजन का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 9 में। वार्डों में विभाजन का प्रावधान धारा 9 में। चुनावों के लिए नगरपालिका में नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्ड होंगे। चुनावों के लिए नगरपालिका में नियत कुल स्थान की संख्या के बराबर वार्ड होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नगरीय निकाय 15 सदस्यीय है, 17 सदस्यीय है, 42 सदस्यीय है, 56 सदस्यीय है, जितना भी वो सदस्यीय है, उस नगरीय निकाय में उतने ही वार्ड होंगे। मतलब एक वार्ड से एक व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर जाएगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो आगे। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। किसी भी वार्ड का प्रतिनिधित्व का आधार क्या है भाई? उस वार्ड की जनसंख्या। उसका अनुपात वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। सरल भाषा में सुन लो, किसी नगरीय निकाय के वार्डों में लगभग बराबर जनसंख्या के आधार पर उन वार्डों को बनाया जाएगा। जैसे मान लो, जैसे कुल संख्या उस नगरीय निकाय की और उस नगरीय निकाय में वार्डों की संख्या, अगर उस कुल मतदाताओं की संख्या में वार्डों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आता है
वो लगभग समान होना चाहिए प्रत्येक वार्ड के लिए। और सरल भाषा में समझें, पर वार्डों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक वार्ड में लगभग बराबर मतदाता निकल कर आए। इसका मतलब ये है। ठीक है। धारा 10, वार्डों का अवधारण या डिटर्मिनेशन। मतलब सरल भाषा में समझ लो, किस वार्डों को निश्चित करना कि कौन से वार्ड की सीमा कहां होकर है, कौन कौन लोग, कौन कौन सी जनसंख्या कौन कौन से वार्ड में आ रही है। और इसका जो अवधारण किया जाता है ना, जैसे नगर पालिका क्षेत्र है ये वाला, उत्तर पश्चिम से किया जाएगा, तो ये एक सवाल बनता है, किसी नगरीय निकायों में वार्डों की सीमाओं का अवधारण किस दिशा से या किस कोण से होता है? उत्तर पश्चिम से होता है। वार्डों का अवधारण या डिटर्मिनेशन किस धारा में दिया गया है? धारा 10 में पहला सवाल तो यही हो गया। राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित तय करेगी। कौन तय करेगी? पहले तो ये बात समझ लो, राज्य सरकार करेगी। आदेश द्वारा यह तय करेगी वार्ड जिनमें प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के उद्देश्य के लिए विभाजित किया जाएगा। राज्य सरकार आदेश के द्वारा वार्डों की संख्या निर्धारित करेगी कि इस नगरीय निकाय में इतने वार्ड होंगे, तो उस पूरे नगरीय निकायों को उतने ही वार्डों में विभाजित किया जाएगा। जैसे राज्य सरकार ने जारी किया कि रामगढ़ नगर पालिका में 22 वार्ड होंगे, तो रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र को 22 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है। तो वार्ड क्या चीज है? जिनमें प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के उद्देश्य के लिए विभाजित किया जाएगा। तो जितने पार्ट में नगरीय निकाय को विभाजित किया जाता है उतने वार्ड होते हैं उस नगरीय निकाय में। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण, वार्डों की सीमाओं का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एससी एसटी पिछड़े वर्ग तथा इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, इसका निर्धारण भी कौन कर रहा है? एससी एसटी ओबीसी और इन वर्गों की महिलाओं की कितनी कितनी सीटें होंगी हर नगरीय निकाय में चुनाव के समय, इसका निर्धारण भी राज्य सरकार कर रही है। और महिला उम्मीदवार के लिए वार्डों की संख्या, महिला उम्मीदवार मतलब सभी महिला जिसमें अनारक्षित भी आती हैं, एससी एसटी ओबीसी और इन एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं, इनके लिए, और अनारक्षित वर्ग की महिला, क्योंकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को भी तो आरक्षण है, इन सभी के लिए उस नगरीय निकाय में कितने वार्ड होंगे और कौन कौन से वार्डों से कौन कौन सी कैटेगरी के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, इस सब का निर्धारण राज्य सरकार करती है। एससी एसटी पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम, ये क्वेश्चन का पॉइंट है भाई, में होगा। इसका मतलब समझ लो, चाहे पंचायती राज हो चाहे नगरीय निकाय हो, एससी एसटी ओबीसी और अनारक्षित वर्ग, एससी एसटी ओबीसी और अनारक्षित वर्ग की महिला, ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी है। और इसके अलावा अनारक्षित सीट भी, कौन से वार्ड में कौन सी कैटेगरी की सीट आ रही है, इसका निर्धारण चक्रीय आधार पर होता है। तो पंचायती राज या नगरीय निकायों में आरक्षण का आधार चक्रीय आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? चक्रीय आरक्षण का प्रावधान। ये क्वेश्चन का पॉइंट है। वार्डों का अवधारण करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित उपबंधों का भी ध्यान रखेगी। क्या? सभी वार्ड भौगोलिक रूप से जुड़े रहेंगे, ये बात भी ठीक है। नगरीय निकाय में मान लो 22 वार्ड हैं, तो सभी वार्ड ऐसे होंगे जो आपस में जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 21 वार्ड तो एक जगह जुड़े हुए हैं और एक वार्ड 200 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं, भौगोलिक रूप से समीपी होंगे सभी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एससी एसटी के आरक्षित स्थानों का वितरण, कि भाई एससी एसटी में इतनी % सीटें तो दी जाएंगी, लेकिन वो किन वार्डों में दी जाएंगी, उनका वितरण नगर पालिका के भिन्न भिन्न भागों में किया जाएगा जहां पर जनजात एससी एसटी की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने एससी एसटी को जनसंख्या का अनुपात में आरक्षण तो दे दिया कि भाई जैसे मान लो 30 वार्ड हैं तो भाई 10 या 12 सीट एससी एसटी की हैं, ठीक है। लेकिन वो 10 या 12 कौन से वार्डों में रहेंगी?
ऐसा तो नहीं कि जिन वार्डों में टोटल अनारक्षित वर्ग की आबादी है वहां आपने एससी की सीट डाल दी, और जहां पे एससी की आबादी या एसटी की आबादी ज्यादा है वहां पे आपने जनरल की सीट दे दी। तो सामान्यतः इन सीटों के वितरण में यह ध्यान रखा जाता है कि जहां पर उन आबादी की संख्या ज्यादा होती है उन वार्डों को उन्हीं आबादी के लिए आरक्षित रखा जाता है। और वैसे ही आरक्षण चक्रीय आधार पर है, बदलते भी रहते हैं वार्ड। वार्डों का संख्यांकन नगरपालिका क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोण, ये क्वेश्चन का पॉइंट। किसी नगरीय निकाय में वार्डों का संख्यांकन, संख्यांकन मतलब उनका क्रमांक देना, 1 2 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड, 6 वार्ड, किस दिशा से शुरू होता है? उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिन से कम ना हो और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। कहने का मतलब यह है, उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप, ये जो आदेश है ना जो राज्य सरकार निकालती है, ये इसकी प्रति एक नगरपालिका को भेजी जाएगी। उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर, कितने समय के भीतर? जो 7 दिन से कम ना हो, मतलब 7 दिन या उससे अधिक, और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। भाई राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि ये वार्ड ऐसा, ये एससी एसटी इतनी सीटें, ये, उसकी एक प्रति उसने किसको भेज दी? नगरपालिका को भेज दी। अब ऑब्जेक्शन का टाइम लिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो 7 दिन के भीतर अपने ऑब्जेक्शन को दायर कर दे। राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित भी कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है, उपांतरित भी किया जाएगा, तदुपरांत वह अंतिम हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार अपने आदेश की एक प्रति नगरपालिका को भेजेगी, उसको चस्पा किया जाएगा, समाचार पत्रों में निकलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या कोई आक्षेप है तो वह अपना आक्षेप दायर करेगा। सरकार उसमें अगर युक्ति संगत है, तर्क संगत है, तो संशोधित भी कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है। ये आपकी धारा 3 से लेकर 10 है, जो कि आपके अध्याय 2 में है। अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 50 तक है, और आज की हमारी क्लास मुझे लगता है शायद 1.5 घंटे तक चली गई, उसमें धारा 3 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा है। अब आप ये देखें कि ये मामला कितना टेक्निकल है, और मैंने ये जो मटेरियल आपके सामने है राजस्थान भर की सारी किताबों का, सरकारी एक्ट का निचोड़ लेके बनाया गया है, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये पूरी मूल एक्ट की धाराएं, संशोधित जो भी अधिसूचना आई हैं उन सबको ऐड किया गया है। आरेखी चित्र रेखांकन ये व्यक्तिगत रूप से डाले गए हैं। सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। एक्ट की भाषा अलग है और सरल हिंदी में उसका अर्थ अलग है। तो जितने सवाल मैंने क्रिएट किए, जिस तरीके से मैंने बनाए, उस तरीके से पेपर जाएगा, और पूरे ही सवाल सही हो जाने चाहिए। शायद ही कोई एक आध चूके तो चूके नहीं, पूरे ही 40 पे 40 निकल जाए तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो जब ये पूरा पढ़ लोगे आप, 50-60 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद तैयारी ऐसी होगी कि फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, बस ये मटेरियल हाथ में पकड़ो और मेरी क्लास देखो और लगातार चेक करते रहो इनको। ठीक है, और यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ मटेरियल मिलेगा। ओके, थैंक यू।